4 फंडामेंटल टाइप से वेव होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1 पहला होता है मैकेनिकल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? यांत्रिक। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि नॉन मैकेनिकल भी होता है। तो दूसरा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम सबके बारे में एक एक करके समझाएंगे। तीसरा होता है मैटर वेव्स, एंड नंबर 4 इज ग्रेविटेशनल, ठीक है। बारी बारी से देखिए, सबको समझते हैं। नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स, वैसे वेव्स जिनको चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। वो ऐसे ही नहीं चल सकता, वैक्यूम में नहीं चलेगा, उसको जब भी चलना होगा तो किसी मीडियम के सहारे वो प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल साउंड, साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए? एयर, या फिर कोई सॉलिड, या फिर कोई लिक्विड। तो ये मीडियम है, इसी के थ्रू चलता है। जैसे आप सुन पा रहे हो क्योंकि बीच में क्या है? एयर है। एयर क्या है? मीडियम, ठीक है, मटेरियल मीडियम के सहारे चलता है। दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको तुम नॉन मैकेनिकल भी कह सकते हो, इसके बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। ये क्या होता है? लाइट, जैसे कि ये सब लाइट जो आ रहा है ना, ये सब कौन से वेव्स होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशन से बनते हैं, जो कि आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। और इसको चलने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मीडियम है तो भी चलेगा और नहीं है तो भी चलेगा। आई बात समझ में? जैसे सन से जो लाइट आ रहा है वो धरती पर आता है और बीच में कुछ भी नहीं होता, क्या होता है? वैक्यूम, फ्री स्पेस। फिर भी आता है कि नहीं आता है? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। अब ये कौन से रूल को फॉलो करता है? कौन से लॉज, कौन से इक्वेशन को गवर्न करता है? मैक्सवेल के जो लॉज होते हैं ये उसको गवर्न करता है, ठीक है। आप पढ़ोगे 12th में मैक्सवेल्स के इक्वेशंस। फिर नंबर 3 है मैटर वेव्स। तो ये मैटर वेव्स क्या होते हैं, इसको समझिएगा। ये बिल्कुल नए तरह का वेव है। डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने ये बात सबसे पहले पता लगाई थी कि जितने भी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब के सब जो होते हैं एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, दोनों की तरह बिहेव करते हैं। यही जो पार्टिकल जो कि वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, तो इसके वेव नेचर को कहते हैं कौन सा वेव? मैटर वेव। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा तो उस वेव को क्या कहोगे? क्या उसको मैकेनिकल कहोगे? नहीं। क्या उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहोगे? नहीं। उसको क्या कहते हैं? मैटर वेव्स कहते हैं। आई बात समझ में? ये भी आप 12th में पढ़ोगे। और लास्ट है ग्रेविटेशनल वेव। ये इसका भविष्यवाणी कर दिया गया था, ये आइंस्टीन ने 1916 में पहले ही कर दिया था, ठीक है। बता दिया था कि ग्रेविटेशनल वेव होते हैं और ये क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव के बारे में आइंस्टीन ने कहा था कि जब मास, कोई द्रव्यमान, भारी, बहुत ही हेवी मास, अगर स्पेस टाइम में एक्सेलरेट कर रहा हो, त्वरित गति से चल रहा हो, तो वो क्या बनाता है? ग्रेविटेशनल वेव बनाता है, रिपल क्रिएट करता है। ग्रेविटेशनल वेव उसी को कहते हैं। तो ये उस समय बोला था आइंस्टीन ने, लेकिन प्रूफ नहीं मिला था। अभी हाल फिलहाल में ही इस पर नोबेल प्राइज मिला है, इसको डिटेक्ट कर लिया गया है। MIT का कोई ऑब्जर्वेटरी था, MIT वो अमेरिका वाला है ना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पे ऑब्जर्वेटरी ने इसको डिटेक्ट किया गया। अभी हाल फिलहाल का रिसेंट डिस्कवरी है ये। किसको डिस्कवरी किया था? तो 2 ब्लैक होल्स, कहीं बहुत दूर 2 ब्लैक होल्स मर्ज कर रहे थे, क्योंकि दोनों मासिव होते हैं। ब्लैक होल इस पूरे यूनिवर्स में सबसे भारी ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों जब एकदम एक दूसरे में मिल रहे हैं तो इतनी तेजी से एक्सेलरेट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक दूसरे ग्रेविटेशन से एक दूसरे के चारों तरफ गन में एक साथ घूमने लगते हैं बहुत तेजी से, ठीक है। तो जब ये घूमते हैं तो इसका मतलब एक्सेलरेट हो रहा है। आई बात समझ? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन के कारण बहुत ही तगड़ा एक रिपल कह लो या फिर ग्रेविटेशनल वेव निकलता है। उसी वेव को डिटेक्ट किया गया है, ठीक। अब ये जो वेव डिटेक्ट हुआ है MIT ने, उसका जो कह लो एम्पलीट्यूड या फिर कह लो ऑसिलेशन, वो कितना है? तो पता है कितना छोटा डिटेक्शन हुआ है? मात्र एक प्रोटॉन के रेडियस के बराबर। प्रोटॉन कितना छोटा होता है? 10⁻⁻15 मीटर से भी कम का रेडियस होता है उसका, बहुत कम। उतने का रेडियस का ये ऑसिलेशन यानी एम्पलीट्यूड मिला है। सोचो, कमाल की बात है कि आज साइंस कितना आगे बढ़ गया है कि इतना छोटा सा भी कोई रिपल या कह लो कि ऑसिलेशन पकड़ में आ जाता है, पता लगा लेते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स वही है जो कि आइंस्टीन ने कहा था। तो ये किससे गवर्न होता है? कौन से इक्वेशन से? जनरल रिलेटिविटी। आइंस्टीन का है ना जनरल रिलेटिविटी, उससे गवर्न होता है। ये किससे गवर्न होता है? डी ब्रोगली का जो मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स कह लो, तो उससे गवर्न होता है। ये किससे गवर्न होगा? मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन से गवर्न होता है। और ये किससे? न्यूटन के लॉज से गवर्न होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ये 4 फंडामेंटल तुमको वेव मिल गए। अब इस चैप्टर में और इसके अगले वाले चैप्टर में हम फोकस करेंगे सिर्फ इस वाले वेव के बारे में। कौन सा? मैकेनिकल, यांत्रिक, ठीक है।
जिसको की जरूरत पड़ती है चलने के लिए, किसकी? मटेरियल के मीडियम की, मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ेगी, माध्यम की जरूरत, ठीक है। तो अब ये जो मैकेनिकल वेव है उसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया, जो कि हम इस चैप्टर और अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो पहला लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा ट्रांसवर्स। एक है ट्रांसवर्स जिसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स को क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ, और लॉन्गिट्यूडिनल को कहेंगे अनुदैर्घ्य, ठीक है। एग्जाम्पल, जितने भी वेव जो तुम रस्सी में बनाते हो ऐसे करके, या फिर पानी में देखते हो, या फिर लाइट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये किस टाइप के वेव होते हैं? अनुप्रस्थ, मतलब ट्रांसवर्स। कौन से वेव होंगे? ट्रांसवर्स। तो हम लिखते हैं, एक होता है कौन सा बताओ? ट्रांसवर्स, और दूसरा क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर समझिए। लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जांपल बता दो। अनुदैर्घ्य का साउंड, साउंड, साउंड कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक। अब इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि किसको बोलेंगे अनुदैर्घ्य और किसको बोलेंगे अनुप्रस्थ। ध्यान से सुनिए, जब वेव जिस डायरेक्शन में चले और पार्टिकल उस डायरेक्शन में ओसिलेट ना करे, बल्कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओसिलेट करे। फिर से सुनो, मान लो कि वेव चल रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में वेव गति कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल है, मटेरियल का जो पार्टिकल है, वो इधर इधर ऐसे ऐसे ओसिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल को ओसिलेट करना पड़ता है ना। वेव कब बनेगा? जब पार्टिकल क्या करे? ओसिलेट करे। लेकिन ये इस डायरेक्शन में ओसिलेट ना करके जो वेव का मोशन है उसके परपेंडिकुलर मोशन करे, परपेंडिकुलर ओसिलेट करे। तो वेव चल रहा है ऐसे और पार्टिकल कैसे ओसिलेट कर रहा है? ऐसे। देखो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना? ये कर रहा है एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो ये वाई एक्सिस में ओसिलेट कर रहा है, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल? 90 डिग्री। इस तरह का जो वेव होता है उसको बोलते हैं कौन सा वेव? ट्रांसवर्स। हिंदी में क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ, ठीक। लॉन्गिट्यूडिनल इसका उल्टा है। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होगा? जैसे साउंड वेव, अभी इमेजिन करना, साउंड वेव में क्या होता है कि जैसे हमने कुछ बोला तो साउंड तुम्हारे पास आ रहा है ना, ये ऐसे सीधे जा रहा है, ठीक है। और जो एयर का जो मॉलिक्यूल है, मटेरियल का जो मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं? इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं? बताओ। तो जिस डायरेक्शन में वेव चले उसी के डायरेक्शन में पार्टिकल का ऑसिलेशन हो, उसी के एक्सिस में पार्टिकल का ऑसिलेशन हो, तो वैसा जो वेव बनता है वो कौन सा वेव कहलाता है? लॉन्गिट्यूडिनल। इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव। वो भी कौन सा ट्रांसवर्स वेव? मैकेनिकल, ठीक है। ये भी तो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है, कौन? ट्रांसवर्स। लेकिन हम वो नहीं पढ़ने वाले, वो 12th में। अभी क्या पढ़ेंगे? मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। और अगला चैप्टर जो होगा साउंड होगा, वो कौन सा होगा? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो रस्सी पर का जो वेव है, पार्टिकुलर इस चैप्टर में रस्सी पर का वेव, रस्सी पर के वेव के बारे में सोचिए थोड़ा। आप जब कोई रस्सी को ऐसे, मान लो कि तना हुआ रस्सी है, एकदम टाइट है वो, और उसको आप क्या करते हो, फिर हल्का सा लूज करके, एकदम हल्का सा ऐसे ऊपर नीचे उसको ऐसे ओसिलेट कराते हो। जरा ध्यान से सोचना, जब तुम अपने हाथ से उसको ऊपर नीचे ओसिलेट करा रहे हो, ये जो तुम्हारा हाथ है कौन सा मोशन शो कर रहा है? आपने इसके जस्ट पहले एक चैप्टर पढ़ा था SHM, हाँ या ना? जरा इस हाथ को ध्यान से देखो तो ये कौन सा मोशन कर रहा है? SHM कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक लीनियर एक्सिस में ये मोशन हो रहा है, पीरियोडिक। और अगर लीनियर हो मतलब एक ही एक्सिस में ओसिलेट करे, लेकिन कैसे? बैक एंड फोर्थ, तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा मोशन? SHM कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये कौन सा मोशन है? सिंपल हार्मोनिक। और आपने पहले ही देख लिया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वेव इक्वेशन होता है वो होता है साइन या फिर कोसाइन के रूप में, हाँ या ना? या तो उसको साइन के फॉर्म में लिखते हैं, नहीं तो कोसाइन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो आप हाथ से ऐसे ऐसे इसको ऊपर नीचे कर रहे हो, और इसके कारण जो वेव बनेगा आपको दिख रहा है कैसा बनेगा? वो साइन का ग्राफ जैसा दिखता है, लहर जैसा दिखता है। और बताइए ये जो ग्राफ है ये किसके जैसा? मैथमेटिकल कौन सा फॉर्म है जो कि ऐसा होता है? साइन या फिर कोसाइन, दो ही होते हैं, या तो साइन होगा और नहीं तो कोसाइन। तो आप ये बताओ कि हर एक पार्टिकल, इस रस्सी का हर एक पार्टिकल SHM करेगा कि नहीं करेगा? जैसे ये वाला पार्टिकल देख, यहां से हम हाथ से ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, तो इसके बगल वाला भी तो ऊपर नीचे होगा, ऑसिलेट करेगा कि नहीं? वो भी कैसे कर रहा होगा? SHM कर रहा होगा या कुछ और कर रहा होगा? SHM। क्योंकि जब आप हाथ को ऊपर ले जाते हो, ठीक, तो आपके कारण, क्योंकि डिस्टर्बेंस कर दिया आपने, अब डिस्टर्बेंस के कारण आपके बगल वाला जो मॉलिक्यूल था, रस्सी का मॉलिक्यूल था, वो भी तो ऊपर उठेगा, हाँ या ना? डिस्टर्बेंस। फिर उसके बगल वाला भी ऊपर उठेगा, सब ऊपर उठने लगेंगे, फिर आप नीचे कर देते हो। तो जो अब एक बार ऊपर उठ गया फिर अब वो कहां जाने लगेगा? नीचे। तो इसीलिए रस्सी का हर एक पार्टिकल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे पार्टिकल कैसे मोशन करते हैं?
SHM। और किसी एक टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब आप फोटो क्लिक करोगे उसका, तो आपको कैसा वेव दिखेगा? साइनोसॉइडल दिखेगा। हाँ या ना? रस्सी जब ऐसे ऐसे हो रहा है, एक फोटो क्लिक कर लो उसको, तो कैसा दिखेगा आपको? बताना, ऐसा दिखेगा कि नहीं? जब आप उसका फोटो क्लिक करोगे एक समय पे ऐसा दिख जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये कौन सा वेव, ये किसका ग्राफ होता है? साइन का, साइन कर्व है ये, ठीक है। और कोसाइन भी कह सकते हो। कोसाइन का ग्राफ कैसा बनेगा आपको याद है? कोसाइन कैसा बनता है? कैसा होगा? इस तरीके का, है ना? तो ये दोनों वेव ही है ना, दोनों के दोनों कैसे हैं? वेव नेचर शो करते हैं। तो चाहे तो तुम साइन के रूप में लिखो या फिर कोसाइन के रूप में लिखो, दोनों के दोनों वेव नेचर शो करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? इतना यहां तक समझे? ठीक है। ट्रांसवर्स वेव का गवर्निंग इक्वेशन कैसा होगा, वही चीज हम आगे देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल का भी होता है, लेकिन अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं? ट्रांसवर्स वेव के लिए, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जैसे अगर हम मान लें कि कोई भी एक पॉइंट, एक पार्टिकल है यहां पे, ठीक है, ये वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपको कैसे मूव करता हुआ दिखेगा? बैक एंड फोर्थ, ऊपर नीचे मूव करता हुआ दिखेगा कि नहीं? बताओ, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है यहां पर, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो SHM कर रहा है कि नहीं? ये पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है? SHM या कोई और? SHM मोशन कर रहा है। तो SHM मोशन कर रहा है, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट पता लगा सकते हो, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा, मैं ग्राफ कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन लिखोगे उसको हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, h x, t के टर्म में। अब इसको जरा ध्यान से देखो, यहां पे क्या कह रहा है? y इक्वल टू है h, जो कि फंक्शन है किसका? x और t का। x माने पोजीशन और t माने समय। तो अगर हम इसके किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर किसी पोजीशन पे, तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, जो इक्वेशन किस फॉर्म में होगा? h ऑफ x, t के फॉर्म में होगा। अब ये h क्या हो सकता है? h जैसा तुम्हारा ग्राफ का शेप होगा, वहां पे ये h वैसा ही होगा। जैसे ये जो शेप तुमको दिख रहा है, कैसा दिख रहा है बताओ? साइनोसॉइडल, साइन का कर्व दिख रहा है, तो h की जगह पर क्या लिखोगे? साइन। आई बात समझ में? साइन। अगर कुछ और होता, कोई और शेप का होता, जैसे कुछ ग्राफ जो होते हैं, कुछ जो वेव होते हैं, जरूरी नहीं कि वो साइनोसॉइडल ही हो। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आगे पढ़ोगे, ऐसे भी ग्राफ होते हैं। ये देखो, ये इस तरीके के ग्राफ। तो ये क्या तुमको साइनोसॉइडल दिख रहा है? ये साइन का ग्राफ है? नहीं, ये साइन नहीं है, ये कोई रेक्टेंगुलर ग्राफ है। नहीं है, रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ये भी काम आता है, ये आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। तो इसको तुम साइन के टर्म में नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। और जो हम ट्रांसवर्स वेव बनाते हैं, जो तुम हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो उससे कौन सा वेव पॉसिबल है? ये वाला कि ये वाला? साइन वाला ना। यही कारण है कि ट्रांसवर्स वेव या फिर रस्सी पर का जो वेव है, या पानी का जो वेव है, या फिर आगे देखोगे साउंड का जो वेव है, उसको लिखने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं? साइन का या फिर कोसाइन का यूज करते हैं, क्योंकि उसका ग्राफ कैसा दिखता है? साइन या कोसाइन का दिखता है। आया बात समझ में? वेव और भी तरीके के हो सकते हैं, वैसा भी हो सकता है, लेकिन वो साइन का कर्व नहीं है। और तुम जब रस्सी को बनाओगे ऐसे, तो कैसा दिखेगा? साइन वाला ही दिखेगा। वो वाला दिखेगा क्या? अगर वैसा दिखता तो साइन का ग्राफ लिखते ना, तब कुछ और लिखना पड़ता, तब उसके लिए कोई इक्वेशन लिखना पड़ता। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो अभी हम किसका यूज करेंगे? साइन का। किसका? साइन का, ठीक है। तो एक ट्रांसवर्स वेव, जिसको हम ट्रेवलिंग वेव भी कह सकते हैं। ट्रेवलिंग वेव का मतलब होता है वैसा ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि हमेशा, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमेशा जाता ही रहे, वो वापस ना आए, ठीक है, मतलब वो चलता रहे लगातार। जैसे अगर हम क्या करें कि कुछ बोल रहे हैं, जैसे साउंड हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो टकरा करके वापस नहीं आना चाहिए, वो लगातार चलता ही रहे, तो वो कौन सा वेव होगा? ट्रेवलिंग वेव होगा। उसका कोई एंड नहीं होना चाहिए, तो जिसका कोई एंड नहीं होता वो कौन सा वेव होता है? ट्रेवलिंग वेव होता है, बस चलता ही रहेगा वो। और ऐसा वेव जो कि, ऐसा ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि किसी जगह पर जाकर के फिर वापस रिटर्न आए, और उस टाइप के वेव को क्या कहते हैं? उसको कहेंगे स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो ट्रेवलिंग वेव किसको कहेंगे? जिसका कोई एंड नहीं होता, जब एक बार चला तो चलता ही जा रहा है। और स्टैंडिंग वेव किसको कहोगे? एक बार जाने के बाद कहीं पर से फिर वापस रिटर्न करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाए। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि सुपर इंपोज करना लगता है, और उसको कहते हैं कौन सा वेव? स्टैंडिंग वेव कहते हैं, ठीक है। अभी हम कौन सा वेव पढ़ेंगे? ट्रेवलिंग वेव, हमेशा चलता ही रहेगा आगे। ये कौन सा वेव है? ट्रेवलिंग वेव। ये स्टैंडिंग वेव नहीं है, कौन सा वेव होता है? ट्रेवलिंग वेव है ये, ठीक है। ट्रेवलिंग वेव का जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, देखिए, और इसको याद रखिएगा। इसको लिखा जाता है y इक्वल टू y नॉट, या फिर y नॉट नहीं लिख करके
वाई मैक्स लिख देते हैं, वाई मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इनटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो आज के बाद से जब भी आप कोई ट्रेवलिंग वेव लिखोगे, वेव का इक्वेशन लिखोगे, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू वाई मैक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और अगर चाहो तो प्लस माइनस डेल्टा भी लगा सकते हो। डेल्टा कौन, फेज, फेज कांस्टेंट जिसको कहते हैं, फेज कांस्टेंट, तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, उसको हटा दो, अभी इग्नोर करो उसको। तो ऐसा हम लिख सकते हैं वाई मैक्स इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब एक एक करके इसमें कौन क्या है इसको ध्यान से समझिए एकदम, इस पूरे को। y क्या बताता है, y बताता है डिस्प्लेसमेंट किसका, किसी भी पॉइंट का। जैसे इस पॉइंट का, मान लो ये a पॉइंट है, कौन सा पॉइंट माना हमने, a पॉइंट। इस a पॉइंट का अगर तुम डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहो कि कौन से टाइम में कहां पे होगा, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो आपको बताता है क्या, y। ये y बता रहा है, ठीक, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट आपको क्या लगता है, ये कम होगा कि इतना ही रहेगा, कम होगा या बढ़ेगा घटेगा कि इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा, चेंज होता है, एसएचएम कर रहा है ना, तो अब ये नीचे भी तो आएगा, तो ये घटता बढ़ता रहेगा कि नहीं, समय के साथ घटता बढ़ता रहेगा। आगे ये जो वाई मैक्स है ये क्या बताता है, एम्पलीट्यूड, याद नहीं है, एसएचएम में था ना ये, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये जो साइन बता रहा है, साइन, ये वाला साइन, ये क्या बताता है, साइन, ये बस उसका नेचर बता रहा है, किसका, वेव का। वेव का नेचर कैसा है, साइन। और ये जो साइन के साथ जो फेज लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, फेज, के एक्स माइनस ओमेगा टी। साइन के साथ, कॉस के साथ जो भी लग गया उसको क्या बोलते हैं, फेज। उसी को मैथमेटिक्स में आर्गुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ साइन। जैसे साइन थीटा लिखते हो ना, तो थीटा क्या है यहाँ पे, आर्गुमेंट, उसको हम क्या बोल सकते हैं फिजिक्स में, फेज। तो ये पूरा के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या हुआ, फेज टर्म। क्लियर है इतना, ठीक है। अब फेज के अंदर आते हैं, के एक नया चीज है, के को बोलते हैं, हम यहां लिख देते हैं, के को बोलेंगे एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। थोड़ी देर में बताते हैं वेव नंबर ये क्या होता है। एक्स जो है वो बताता है कि एक्स एक्सिस में ये मतलब वेव का जो मोशन है वो कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में चल रहा है। सब कुछ ध्यान से सुनिएगा, एक्स मतलब क्या बता रहा है, एक्स लिखा हुआ है तो कौन से एक्सिस में वेव चल रहा है। हाँ, और एक बात और, वेव का जो पार्टिकल है वो कौन से एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, वाई एक्सिस में, लेकिन वेव कौन से एक्सिस में चल रहा है, एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे जेड लिखा होता, के जेड, तो इसका मतलब क्या होता, वेव कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, कौन से एक्सिस में चल रहा है, वो चल रहा है जेड एक्सिस में। आई बात समझ में, ठीक है। तो अभी क्या पता चल रहा है, एक्स एक्सिस। ये पूरा मतलब सब कुछ आपको वेव के बारे में सब कुछ बता देगा, ये इक्वेशन सब कुछ बता देता है। फिर है ओमेगा, ओमेगा आपको पहले से पता है क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक है, समय। आई बात समझ में। अब आपको एक और इंफॉर्मेशन मिलेगा यहां से, अगर के एक्स और ओमेगा टी, मतलब ओमेगा के पहले यहां पे माइनस लगाओ, के एक्स और ओमेगा टी के बीच में क्या लगाओ, माइनस, तो वैसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और अगर के एक्स प्लस ओमेगा टी हो तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगा। क्यों, इसका भी प्रूफ है, हम अगले क्लास में बताएंगे कि ऐसा क्यों। लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए, अगर बीच में माइनस लग गया तो कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स, और अगर पॉजिटिव लग गया तो निगेटिव एक्स। एक्स क्या बता रहा है यहाँ पे, जल्दी से बताओ क्या बताएगा, कौन से एक्सिस में चल रहा है वेव, वेव चल रहा है एक्स एक्सिस में। क्या उसका पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है एक्स एक्सिस में, ना, कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस में। वो कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल कौन से एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, कैसे पता चलेगा, ये देख के, वाई, ये क्या लिखा हुआ है, वाई, तो वाई कौन सा एक्सिस है, तो ये जो वाई है ये पार्टिकल का ऑसिलेशन बताता है, और ये एक्स क्या बताता है, वेव का मोशन का डायरेक्शन। आया समझ में, समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। माइनस क्या बताएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, प्लस होता तो निगेटिव एक्स एक्सिस में। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो तुमको ग्राफ कह रहे हैं, ये इक्वेशन है, अगर हम रस्सी पर ऐसा वेव बनाए तो तुमको वो कैसा दिखेगा, वेव आगे की तरफ इस तरफ जाता हुआ, मान लो कि इधर पॉजिटिव एक्सिस है इस तरफ और उधर निगेटिव एक्सिस है, ठीक है। तो कैसे आप उस रस्सी को चलाओगे, मतलब ऐसे करोगे या फिर रस्सी उस तरफ है तो ऐसे करोगे, मतलब वेव उधर जाएगा कि इधर जाएगा, उधर जाएगा वेव, उधर निगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर क्या है, पॉजिटिव एक्स। और ये वाला इक्वेशन लिखना है तो बताओ कौन सी तरफ चलाना पड़ेगा, इस तरफ कि इस तरफ, इस तरफ ना, क्लियर हो गया सबको, इस तरफ चलेगा। और उसका जो पार्टिकल है वो कैसे ऑसिलेट कर रहा है,
वाई एक्सिस में सबको दिख रहा है ना, तो ये कैसे ऑसिलेट करेगा, वाई एक्सिस। वेव किधर चलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डिस्टरबेंस किधर चल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डिस्टरबेंस मतलब क्या, वेव। सबको क्लियर है यहां तक? चलो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लें, ठीक है, कर लेते हैं, उसके बाद हम लिखाना शुरू करेंगे। जल्दी से शुरुआत करते हैं फिर से। 4 टाइप्स के हमने वेव्स देखे, कौन कौन से, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैटर वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स कौन से वेव्स होते हैं, जिनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे एग्जांपल साउंड, पार्टिकल, रस्सी का वेव या फिर पानी का वेव, वाटर वेव्स, ये सब। सिस्मिक वेव्स, भूकंप जो आता है वो भी क्या है, मटेरियल की जरूरत पड़ती है ना उसको, तो वो भी ये मैकेनिकल वेव हो गया, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा एक चीज और, मैकेनिकल वेव को गवर्न करने के लिए कौन सा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स को फॉलो करता है, ये न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करता है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक तरह का नॉन मैकेनिकल वेव है, इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, मीडियम में भी चल देगा और नहीं होगा तो भी चल ही देगा, ठीक है। और इसको गवर्न करने वाला जो इक्वेशन होता है वो कौन होता है, मैक्सवेल का इक्वेशन, ठीक है। कितने के स्पीड से चलता है ये, लाइट के स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कहां, वैक्यूम में। तीसरा मैटर वेव्स, कौन सा वेव होता है ये, मैटर वेव। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, डी ब्रोगली ने कहा था कि वो सब के सब क्या बन जाते हैं, वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। उसी वेव को क्या नाम दिया गया, मैटर वेव्स। और ये किसको फॉलो करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो करते हैं ये सब, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ग्रेविटेशनल वेव्स कौन सबसे पहले बताया था, किसने, आइंस्टीन ने बताया था 1916 में, ठीक है। और ये कहां से प्रोड्यूस होता है, तो आइंस्टीन ने कहा था कि जब कोई मास मैसिव ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से एक्सेलरेट करे तो वैसे कंडीशन में वो क्या करता है, स्पेस टाइम पे को ऑसिलेट करा देता है, मतलब वेव बना देता है। और उसको डिटेक्ट किया गया अभी रिसेंटली, इस पता चला है कैसे, 2 हेवी बहुत ही मैसिव ब्लैक होल्स जो है आपस में टकराए हैं, टकराने के समय ऐसे ऐसे गोल गोल घूमे होंगे, जब पास आ रहे होंगे तो वैसे कंडीशन में बहुत तेजी से एक्सेलरेट किए होंगे, और क्या बनाया होगा उन्होंने, बहुत ही जबरदस्त पूरा खलबली मचा दिया होगा स्पेस टाइम में, और स्पेस टाइम पूरा एकदम वेव बनाया होगा। वो कौन सा वेव है, ग्रेविटेशनल वेव, और उसको डिटेक्ट किया गया। और वो जो डिटेक्शन हुआ उसका जो एम्पलीट्यूड था कितना कम था, एक प्रोटॉन के रेडियस के बराबर, इतना कम ऑसिलेशन हुआ था, लेकिन फिर भी डिटेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम क्या देखें बताओ, जो मैकेनिकल वेव है वो हम इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो 2 टाइप के, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी किसमें आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ये दोनों नहीं, ठीक है, हम इन दोनों की बात करेंगे। मैकेनिकल वेव का भी 2 फॉर्म, कौन सा, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव किसको कहोगे, वैसा वेव जिसमें जो वेव मोशन है उसका डायरेक्शन या उसका एक्सिस और जो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसका एक्सिस, दोनों के बीच कितने का एंगल हो, 90 डिग्री का, तो वो वैसा वेव क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको बोलेंगे, वैसे वेव्स जिसमें वेव के मोशन का जो एक्सिस है और जो पार्टिकल के ऑसिलेशन का एक्सिस है दोनों क्या हो, पैरेलल, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल। तो ऐसे में कहेंगे कि ये जो वेव है कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। एग्जांपल क्या हो सकता है ट्रांसवर्स का, रस्सी का वेव, पानी का यानी वाटर वेव्स हो गया, साउंड वेव इसमें आएगा ना, साउंड वेव किसमें आएगा, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या देखा बताइए, अब अगली बात आई कि भाई जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अभी इस चैप्टर में ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव को लिखोगे कैसे, इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो किसी भी वेव का इक्वेशन लिखने के लिए आपको यह पता करना होता है कि उसका ओरिजिन कैसा है। तो हमने देखा कि इस वक्त हमारा जो ओरिजिन है, जैसे रस्सी की बात करें तो रस्सी में जो हम वेव बनाते हैं उसके लिए हम मेरे हाथ को कैसे ऊपर नीचे कराना होता है, एसएचएम, कैसे कराते हो, एसएचएम। तो जब तुम एसएचएम कराते हो तो इसका मतलब इसके जितने भी पार्टिकल है, रस्सी पर के जितने भी पार्टिकल है वो भी क्या करेंगे, एसएचएम करेंगे। और एसएचएम का जो गवर्निंग इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, साइन का ग्राफ होता है कि नहीं, साइन का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, या फिर कोसाइन। तो इसका मतलब हुआ कि जो ट्रांसवर्स वेव जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो भी किस नेचर का होगा, साइनोसॉइडल या फिर कोसाइनोसॉइडल होगा। इतना क्लियर है, यहां तक समझ गए। जबकि वेव दूसरे तरीके के भी हो सकते हैं, जैसे वो वाला जो स्क्वायर वेव हो गया या फिर रेक्टेंगुलर वेव हो गया, उसको क्या तुम साइन के रूप में लिख पाओगे, ना, वो नहीं लिख सकते। जो साइन जैसा दिखेगा या फिर एसएचएम करेगा उसी को लिख पाओगे। तो ये जो वेव है कैसा दिखता है, साइन जैसा, इसीलिए इसको लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, साइन का या फिर कोसाइन का। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो जब ट्रांसवर्स वेव को लिखने की बारी आई, इक्वेशन को लिखने की बारी आई, तो हम कैसे लिखते हैं, उसके हर एक पार्टिकल को, उस वेव के हर एक पार्टिकल को लिखने का एक फॉर्मूला होता है, एक इक्वेशन होता है। क्या, मान लीजिए कि कोई भी एक पार्टिकल है और वो ऊपर नीचे जो ऑसिलेट कर रहा है, उसका जो ऑसिलेशन का जो डिस्प्लेसमेंट है, कहां से, डिस्प्लेसमेंट कहां से देखते हैं, मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोला, वाई।
तो y बराबर एक इक्वेशन लिखे, क्या, y इक्वल टू वाई मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा टी। आई बात समझ में? ठीक है, जहां पे y क्या है, मीन पोजीशन से उस पार्टिकल का क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये y मैक्स क्या हुआ, y मैक्स एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कहां से, मीन पोजीशन से। साइन क्या बता रहा है, साइन उसका नेचर बता रहा है, किसका, वेव का, कैसा नेचर, साइन वाला नेचर है। ठीक है, फिर उसके बाद k क्या बता रहा है, एंगुलर वेव नंबर, k को कहते हैं एंगुलर वेव नंबर। नेक्स्ट x क्या बताता है, कौन से एक्सिस में वेव चल रहा है, कौन से एक्सिस में पार्टिकल चल रहा है वो नहीं बताता, क्या बताता है, कौन से एक्सिस में वेव चल रहा है, कौन से एक्सिस में पार्टिकल चल रहा है, मतलब ऑसिलेट कर रहा है, वो यहां पे पता चलेगा y एक्सिस में, और लेकिन वेव कौन से एक्सिस में, x एक्सिस में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ओमेगा, आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टाइम, और ये kx माइनस ओमेगा टी ओवरऑल टोटल मिलाकर के इसको क्या बोलते हैं, फेज। ठीक है, या फिर इसी को मैथमेटिक्स में कहते हैं आर्गुमेंट। अब ये जो माइनस साइन है ये क्या बतलाता है, अगर kx और ओमेगा टी के बीच में माइनस साइन लग गया तो समझ जाना कि ये जो वेव है ये कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है, अगर ये x में चल रहा था तो पॉजिटिव एक्स में, और अगर ये मान लो कि पॉजिटिव लग जाए, यहां पे क्या लग जाए, प्लस, तो वो कौन से डायरेक्शन में चलने लगेगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चलने लगेगा। अगर मान लीजिए यहां पे लिखा होता के जेड माइनस ओमेगा टी, तो बताओ कि वेव कौन से एक्सिस में चलता, जेड एक्सिस में, और अगर माइनस लगा होता तो इसका मतलब पॉजिटिव जेड या फिर निगेटिव जेड, पॉजिटिव जेड। ठीक है, और अगर प्लस लगा होता तो निगेटिव जेड में चलता। आई बात समझ में?